नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एमएससी थर्ड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन एक पेपर है जिसके फर्स्ट यूनिट से हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग पेन और अब पेपर या पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम लोग डिस्कशन इस क्वेश्चंस के साथ करने वाले हैं वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट इज़ द ऑथर ऑफ विच फेमस टेक्स्ट, है ना। आर्यभट्ट किस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्यभट्ट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो आर्यभट्टी है ना। और इस आर्यभट्टी के 4 भाग हैं, लिख लीजिए इसको। एक है 10 गीतिका सूत्र, दूसरा है गणितपाद, तीसरा है काल क्रियापाद और चौथा है गोलपाद, है ना। इनकी यही मुख्य एक रचना है जो प्राप्त है और उसके 4 भाग भी है। तो अगर इनमें से गोलपाद, गणितपाद या 10 गीतिका या काल क्रियापाद ऐसा पूछा जाता है तो वो भी आर्यभट्ट की ही रचना होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक यूज़ ऑफ जीरो, है ना। जीरो के बारे में तो आर्यभट्ट ने बताया था पहले, ठीक है। बट साइंटिफिक यूज़ का मतलब है कि जीरो के साथ हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं। लाइक जैसे कोई नंबर है, अगर उसके साथ हम जीरो ऐड करते हैं, है ना, तो हमें सेम नंबर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम नंबर को माइनस करते हैं तब भी हमें जीरो माइनस करते हैं तब भी सेम नंबर मिलेगा। किसी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो हमें जीरो मिलेगा ना। तो ये हमें सब बताया था ब्रह्मगुप्त ने। तो इनके बाकी सारे ऑपरेशन सही थे, बस इनका एक x/0 वाला जो ऑपरेशन था इन्होंने बोला था कि इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। वो एक मॉडर्न टाइम के हिसाब से गलत है ना, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो साइंटिफिक जो अगर यूज़ हम बात करें तो वो किसने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बरामीर वॉज अ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ विच किंग, है ना। किस राजा के दरबार में बरामीर विद्वान थे, है ना। ये भी एक मैथमेटिक्स है और ये विक्रमादित्य जो थे उनके दरबार में उनके दरबार के विद्वान थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टेक्स्ट बृहद संहिता इज़ रिटन बाई, है ना। बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई। तो बृहद संहिता जो है संहिता वो है, उसके जो राइटर है वो है वराहमिहिर, ठीक है। वराहमिहिर की बृहद संहिता के साथ साथ और जो रचनाएं हैं उनको ज़रा नोट कर लीजिए। एक है बृहद जातिका, है ना, दूसरी है लघु जातिका और तीसरी है पंच सिद्धांतिका, है ना। तो ये 3-4 जो इनकी मुख्य, है ना, रचनाएं हैं वराहमिहिर की, वो, है ना, हो गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भास्कर फर्स्ट वॉज ए फॉलोवर आर, है ना। भास्कर फर्स्ट जो थे वो किसके अनुयायी थे, भास्कर प्रथम। तो अगर हम भास्कर प्रथम का जीवन काल देखें तो वो लगभग 600 से 680 ईस्वी के आसपास है, ठीक है। और आर्यभट्ट का जो था वो 476 से 550, ठीक है। इसी तरीके से ब्रह्मगुप्त का जो है वो 499 से 587 के आसपास तक का था। और श्रीधराचार्य, ये जो है ना, ये जो ब्रह्मगुप्त का है वो ये वराहमिहिर का है। और ब्रह्मगुप्त का जो है वो 598 से 668, ठीक है। तो ये सब ना लगभग उसी, है ना, एक उसी नेबरहुड सेंचुरीज़ के आसपास के लोग थे। और ये सब के सब लोग आर्यभट्ट को ही फॉलो करते थे, ठीक है। ये सब के सब लोग आर्यभट्ट को फॉलो करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच मैथमेटिकल ट्रीटाइज इज एसोसिएटेड विथ भास्कर प्रथम, है ना। भास्कर प्रथम की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, ठीक है। तो अगर हम भास्कर की बात करें तो इन्होंने, ठीक है, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं एक तो यही है महाभास्करी, ठीक है, दूसरी है लघु भास्करी और तीसरी आर्यभट्टी भास। तो जब भी भास्कर की रचनाओं के बारे में पूछा जाए तो ये याद रखना है कि उनकी रचनाओं में भास वर्ड ज़रूर आता है,
जैसे महाभास्करी है, लघु भास्करी है, आर्यभट्टी भास है, ठीक है। तो ये कुछ जो मुख्य रचनाएं हैं उनकी इस तरीके से उनको याद रख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, श्रीधराचार्य इज़ वेल नोन फॉर कंट्रीब्यूशन है। हम सब जानते हैं कि हम क्लास 6, 7, 8 से स्टार्ट कर देते हैं यूज़ करना। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है श्रीधराचार्य का, है ना, जिससे हम लोग रूट्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अगर याद होगा, -b + -√b² -4ac on 2a, ठीक है ना। ये हम सब यूज़ करते हैं और ये श्रीधराचार्य ने दिया था, इसलिए श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, द क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाँ ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, श्रीधराचार्य ही होंगे इसका ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, श्रीपति वॉज एक्टिव ड्यूरिंग विच सेंचुरी, है ना, किस शताब्दी में श्रीपति जो थे वो एक्टिव थे। तो इनका जो जन्म पीरियड है वो है 1020 से 1060 तक का, ठीक है। तो ये 11वीं सेंचुरी जो हमारी हो गई, यानी 11वीं शताब्दी में श्रीपति का कार्यकाल था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीपति मेनली कंट्रीब्यूटेड टू, है ना, तो मुख्य योगदान की बात कर रहे हैं। वैसे तो उनका योगदान एस्ट्रोनॉमी में भी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी है, ठीक है, पर मुख्य योगदान की बात कर रहे हैं तो वो एस्ट्रोनॉमी में लिखा जाएगा, ठीक है। श्रीपति का जो योगदान है वो खगोल विज्ञान में भी है और त्रिकोणमिति में भी है, तो मुख्य योगदान जो है वो एस्ट्रोनॉमी में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, परमेश्वर इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन, है ना, परमेश्वर भी जो है वो उनको हम लोग खगोल विज्ञान के लिए जानते हैं, ठीक है, मेनली जो उनको जो जाना जाता है, ठीक है। और परमेश्वर ने किस विधि को सुधार किया, तो इनका जो एक साइन टेबल इंटरपोलेशन था उसमें इन्होंने सुधार किया था, ठीक है। अगला सवाल हमारा जो है, ठीक है, तो ये जो हमारे क्वेश्चंस थे ये मैथमेटिशियन से रिलेटेड थे, मतलब चूँकि हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का भी इंट्रोडक्शन है और मैथमेटिशियंस के बारे में भी। तो ये मैथमेटिशियन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब चलिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स, है ना, प्रथम क्रम की अवकल समीकरण जो होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम क्रम या प्रथम कोटि, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें केवल फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारा प्रथम कोटि का अवकल समीकरण होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन dy/dx = fx × gy, है ना, ये किस प्रकार के समीकरण है। तो हमको याद है कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई हमारा फंक्शन, एक कोई इक्वेशन इस तरीके से दी गई है कि dy/dx = f(x, y), ठीक है, और ये जो f(x, y) है इसको हम लोग सेपरेट कर ले, मतलब x के टर्म को अलग कर लेते हैं और y के टर्म्स को अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा वेरिएबल जो सेपरेबल वाला होता है ना, वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड वहाँ पे लग जाता है, तो ये हमारा सेपरेबल इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, एक हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3rd/4th, है ना, वहाँ पे जा कर के देखेंगे। तो आई थिंक नहीं, 3rd नहीं, 2nd वाली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2nd, उस पर देखेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ द फॉर्म, है ना, तो हमें पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ये 2 फॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं, dy/dx py = q, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dy + p(x) = q', है ना। यहाँ पे जो p होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, q भी फंक्शन ऑफ x होगा, या p' फंक्शन ऑफ y होगा और q' भी फंक्शन ऑफ y होगा। तो इस तरीके की अगर इक्वेशन है, इसको इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी गई है तो लीनियर इक्वेशन, तो इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy/dx + py = q, है ना, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, e⁻∫p dx, ठीक है, ये जो p की वैल्यू है ना, इसी के साथ हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dx, राइट।
अगला क्वेश्चन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो अगर दिया गया है और डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल है, ठीक है, तो इक्वेशन किस तरीके की होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है एग्जैक्ट होने की। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में है, अगर ये इक्वल है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये जो सारे टॉपिक हैं, ये जो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन सहित हमने एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 करके एक प्लेलिस्ट है, इस पे जाएंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड जितना भी आपका कोर्स है इस पेपर का, वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इज, है ना, तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में ही होती है। बस क्या होता है कि जैसे हमारा डी वाई जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या होता है क्यू, ये लीनियर फॉर्म है ना। पर यहाँ पे क्यू के साथ में अगर वाई की पावर और आती है, ठीक है, तो ये हमारी बर्नौली इक्वेशन बन जाती है। यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी बर्नौली इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, है ना, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पी के लिए सॉल्वेबल है तो पी क्या रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे, ठीक है, तो पी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पी स्क्वायर, ठीक है, तो अगर हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें पी स्क्वायर मिल रहा है, पी स्क्वायर का मतलब है कि डी वाई डी एक्स टू पावर 2, अगर ऐसा मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला तो है नॉन लीनियर, दूसरा है लीनियर, तीसरा है एग्जैक्ट, चौथा है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए। एग्जैक्ट भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर में ही होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। लीनियर भी अभी हम लोगों ने देखा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होना चाहिए। किसी में भी पी की जो डी वाई डी एक्स की पावर है वो 1 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये सारी इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है ना होती है। बट अगर पी स्क्वायर आ गया तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्यूशन मेथड ऑफ क्लेयरॉट्स इक्वेशन लीड्स टू, है ना, मतलब अगर क्लेयरॉट इक्वेशन के सोल्यूशन है तो वो किसको लीड करेगा। तो मतलब अगर हम जनरल सोल्यूशन की बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन की फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, पर अगर हम सिंगुलर सोल्यूशन की बात करेंगे तो एनवलप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द इक्वेशन वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, तो ये किस कैटेगरी की इक्वेशन है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम लोग देखो, अगर हम इसको डी वाई डी एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन कहीं से भी हमारी जो है वो उस तरीके से नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर की पावर, डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स हैं सबकी पावर सेम हो, न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं सबकी पावर सेम हो, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन में क्या होना चाहिए कि लीनियर वाला फॉर्म हो और इसमें बनना चाहिए वाई टू पावर एन आना चाहिए क्यू के साथ। एक्सेप्ट में क्या होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो देख लो यहाँ से ये एम डी एक्स होता है, ये एम होता है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और ये हो गया एन डी वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये नहीं होगा, एग्जैक्ट भी नहीं होगा, तो बचा क्या, लीनियर ही बचा हमारा ना। तो इक्वेशन लीनियर बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, इसको हम ले सकते हैं वाई बाई एक्स प्लस एक्स, वाई बाई एक्स को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज़ यूज्ड, है ना। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 दी गई है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कब यूज़ करते हैं? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फंक्शन होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बन जाए, ठीक। तो अगर कोई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में है और वो एग्जैक्ट नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करेंगे। तो ओनली व्हेन नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, जब एग्जैक्ट नहीं होगी तब हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व यूजिंग विच सब्स्टिट्यूशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन अगर सॉल्व करना तो हमें पता है y इज इक्वल टू वी एक्स रखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, है ना। तो डिग्री हमको पता है कि जो भी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ही है, यानी इसका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट हो गया और इसकी जो पावर है वो डिग्री हो जाएगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सेट था 25 क्वेश्चंस का, जिससे जो फर्स्ट यूनिट पे बेस था, इसे काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिला होगा किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस में। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इस रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड और भी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले से ही अपलोडेड हैं, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की प्लेलिस्ट में है, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अदर यूनिट्स के भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।